IVM। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। इक्का दुक्का इकोनॉमी पॉडकास्ट के एक नए आयाम पर आपका फिर से स्वागत है दोस्त। मेरा नाम है अभिनव त्रिवेदी, पेशे से मैं एक बिजनेस जर्नलिस्ट हूँ, एक एडिटर हूँ और इस पॉडकास्ट में मैं जोड़ता हूँ दुनिया भर के आर्थिक मुद्दों को आपकी जेब से, आपकी ग्रोथ से और आपकी आने वाली रणनीति से। कैसे दुनिया भर के इकोनॉमिक मुद्दे आपके एक्सपेंसेस को अफेक्ट करते हैं। और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ रहे हैं विक्रम लिमसे, हु इज द CEO ऑफ हेलिकॉन कंसल्टिंग। विक्रम लिमसे एक पॉलिसी और बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट हैं जो बड़ी बड़ी और छोटी छोटी कॉर्पोरेशंस को भी एडवाइस करते हैं लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी की तरफ। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं और कहीं ना कहीं वो दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को भी जोड़ते हैं आपकी कॉर्पोरेशन की स्ट्रैटेजी के साथ। तो विक्रम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इक्का दुक्का इकोनॉमी पॉडकास्ट के आज के एपिसोड पर। कैसे हैं आप? थैंक यू अभिनव जी, मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए और इनवाइट करने के लिए। तो विक्रम साहब, शुरू करते हैं। बात कर रहे हैं हम श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस की। श्रीलंका इस वक्त एक डेट ट्रैप में फंसा हुआ है और माना जा रहा है कि उनके फॉरेन रिजर्व $1 बिलियन ही बचे हैं इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, उससे भी कम हो सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि चाइना से इन्होंने बहुत ज़्यादा लोन ले लिया, बहुत ज़्यादा डेट ले लिया और अब उनके हालात ऐसे हो गए हैं क्योंकि कोविड के चलते उनका जो सबसे कोर सेक्टर था ट्रैवल एंड टूरिज्म, वो खराब हो गया, वो चल नहीं पाया। इसके अलावा ये माना जा रहा है कि दुनिया के 90 देश, खासकर लैटिन अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के ज़्यादातर देश इस वक्त डेट ट्रैप की तरफ बढ़ रहे हैं और इस साल के अंत तक डेट ट्रैप अपना एक पूरा प्रकोप लेकर के आएगा दुनिया में और वो कई सारे देशों को बैंकरप्सी की कगार पर भेजेगा। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इस तरह का जो डेट ट्रैप क्राइसिस होता है किसी भी देश में या फिर दुनिया भर में, इसके कारण क्या होते हैं और श्रीलंका इस वक्त ऐसी सिचुएशन में क्यों फंसा हुआ है? क्या कारण है कि श्रीलंका इस तरह का क्राइसिस, जो कि उनकी आज़ादी के बाद पहला इतना बड़ा क्राइसिस है इकोनॉमी का, क्या ऐसा हुआ है कि श्रीलंका इस दलदल में फंस चुका है? तो अभिनव जी, एक चीज मैं आपके श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि कोई भी क्राइसिस, स्पेशली जो इकोनॉमिक क्राइसिस होता है और वैश्विक इकोनॉमिक क्राइसिस ले लीजिए, क्या किसी देश का कोई भी क्राइसिस होता है, ये एक इवेंट नहीं होता है, ये एक प्रोसेस होता है। ये ऐसा नहीं कि 1 साल में हो गया या 2 साल में हो गया। इसके पीछे एक लंबी कहानी होती है, लंबी स्ट्रैटेजीज जो उन्होंने अपनाई हैं, उसके कारण वो एक दौर से गुजरते हैं और फिर एक जगह पहुंचते हैं जहां पर वो या तो क्राइसिस हो जाता है या फिर एकदम सक्सेस भी हो सकता है। तो किसी भी इकोनॉमिक क्राइसिस को उसके इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। श्रीलंका का आप थोड़ा सा इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में तो आप सबको पता ही है काफी कुछ, लेकिन ये हुआ क्यों था इसके बारे में थोड़ा समझ लेना, इनकी हिस्ट्री के बारे में समझ लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि किसी भी क्राइसिस का एक जियोपॉलिटिकल एंगल होता है, एक जियो स्ट्रेटेजिक एंगल होता है, एक पॉलिटिकल एंगल होता है और फिर ऑफ कोर्स इकोनॉमिक एंगल वगैरह तो होता ही है, जिससे फिर बाकी चीजों पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये जो कंट्री है, हम अब ये समझना चाहिए कि 1948-49 में जब इनको इंडिपेंडेंस मिली थी, उसके बाद 70 साल 1970 तक ये रिपब्लिक ही था। इन द सेंस रिपब्लिक नहीं था। जैसे हम लोग 1947 में इंडिपेंडेंट होकर के 1950 में रिपब्लिक हो गए थे, अपने खुद के रिपब्लिक मतलब हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे खुद के लॉज, हमारे लोग अपना लॉज बनाएंगे, हमारे पॉलिटिशियंस लॉज बनाएंगे और फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। वैसा ये नहीं था, क्योंकि 1948 में जब इनका इंडिपेंडेंस हुआ, उसके बाद 1970 या 72 तक ये लोग रिपब्लिक नहीं थे। इनका एक ब्रिटिश गवर्नर जनरल, जो उनका हेड ऑफ स्टेट फिर भी अभी तक ब्रिटिश मोनार्क ही था। मतलब क्वीन मदर जो थी इंग्लैंड की, वो ही इनकी मोनार्क थी, मतलब उनका प्रेसिडेंट नहीं था। शी वाज द रिप्रेजेंटेटिव। इकोनॉमिक डिसीजंस होते थे वो एक रिपब्लिक की तरह नहीं होते थे, मोनार्क की तरह होते थे। बिल्कुल बिल्कुल। 1970s में जब ये रिपब्लिक बना तो इमीडिएटली उसके 10 या 11 साल के बाद आपको पता ही है, इनका एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गया।
तो वो जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चालू हो, मान लीजिए आप अपना लॉज आप थोड़ा संभल रहे हैं, अपना लॉज बना रहे हैं, आपको 10 या 11 साल मिल गए, फिर आपका एथनिक कॉन्फ्लिक्ट 1983 में चालू हो गया, तो मतलब 12-13 साल में वो चालू हो गया। तो आप जानते हैं कि इवन एथनिक क्राइसिस चालू होने के पहले भी उसमें काफी कुछ झगड़े फसाद हुए ही होंगे अगले पिछले 8-10 साल में। कम से कम 25-26 साल तक इनका ये एथनिक क्राइसिस ही चला, उसके बाद फिर इनको 10 साल अब मिले। तो वैसे यदि थोड़ा फेयरली देखा जाए तो इस कंट्री को ज्यादा टाइम नहीं मिला है अपना खुद का देखने के लिए, निकल के एक स्ट्रैटेजी बनाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिला है। जो भी है अब उनकी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, जो भी है वो ऐसा है, वो उनकी कंट्री है। अब वहां पे ये हो गया है कि जो राजपक्षा फैमिली है वर्चुअली पूरा रूल करती है उस कंट्री को। उनका फाइनेंस मिनिस्टर, उनका एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उनका फॉरेन मिनिस्टर, उनका यहाँ तक कि जितने 40-50 लोग हैं उन्हें एक ही फैमिली से हैं। इनको क्रेडिट दिया जाता है महिंदा राजपक्षा को कि ये बिल्कुल खत्म करने का क्रेडिट दिया जाता है, और उसके बेसिस पे वो 2015 में फिर से वोट करने आए हो। जब वो उस टाइम आए थे, उस टाइम फॉरगेट द नेगेटिव्स ऑफ द डायनेस्टिक पॉलिटिक्स वगैरह, इसको आप भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, वो उसके नेगेटिव्स तो होते ही हैं, परंतु उस टाइम जब आए इन्होंने सोचा कि चलो अब इस कंट्री को अपन कोई एक बहुत बढ़िया सा हम लोग इसको एक स्ट्रैटेजी बनाते, क्योंकि इतने 50 साल से कोई स्ट्रैटेजी इनको बनाने को वक्त नहीं मिला। तो उस टाइम इन्होंने किया कि चलो इसको हम लोग फ्री मार्केट बनाते हैं और इसको हम ले आते हैं एकदम डेवलपमेंट के एक दूसरे छोर पर कि एकदम चरम सीमा पे पहुंच जाएगी। सो इन्होंने फिर क्या किया कि चलो यदि हम लोग फ्री मार्केट पे हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं तो फिर कहां से हमको ये पैसा आएगा। तो फिर इन्होंने जाकर के फिर पैसा मांगना चालू किया। तो अब आप देखिए इसका पूरा आप परिप्रेक्ष्य देखिए, एक तो जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट, जियो पोलिटिकली इंपॉर्टेंट, पॉलिटिकली ग्रैंड स्टैंडिंग करना पड़ता है एक फैमिली को, जो जिससे लोग अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जब हमें ये सब इकोनॉमी को ओवरहीट, एकदम इकोनॉमी थोड़ी ओवरहीट हो गई, तो इन्होंने सारे पैसे मांगे। अब पैसे कहाँ से मांगे, तो फिर फाइनली इनको जाना पड़ा चाइना के पास। अब वहां से ये हुआ कि उनका बन गया कि उनका भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था ही था। तो इमीडिएटली उन्होंने ओके ठीक है, आपको चाहिए $1 बिलियन, $1.2 बिलियन, आप पोर्ट बनाइए। पोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि वो जो लोन उन्होंने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए जो लिए थे उसका केवल पोर्ट से वास्ता नहीं था, उन्होंने वो जो लोन्स लिए थे अलग भी लिए थे। अब आप बोलेंगे कि मैंने लोन लिए और फिर मैंने एक बिल्डिंग, अभी उनका एक बड़ा सा लोटस टावर बना दिया कोलंबो के अंदर। अब आप कहेंगे कि हमारे यहाँ फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ लोन देते हैं तो पहले चलो भाई खेती बाड़ी में लगाओ, छोटी सी कहीं इंडस्ट्री लगाओ, उसमें थोड़ा अब हर एक का अलग पर्सपेक्टिव होता है। उनको लगा कि हमें सर्विस इकोनॉमी करनी है, ऑलरेडी उनका 50 से 60% सर्विस इकोनॉमी है, तो डिजिटल इकोनॉमी लगाओ, इसको अर्बन सेंटर्स में इन्वेस्ट करो, मेक ब्यूटीफुल ग्रैंड स्टैंडिंग ऑन दैट। सो वहां पे पैसा लग गया। फिर इन्होंने देखा इनका पोर्ट जो था वो इतना प्रॉफिटेबल तो था नहीं, तो जब प्रॉफिटेबल नहीं था तो फिर उसको आपने 70% वापस उनको इक्विटी चाइना को दे दी। उसके अगेंस्ट में अगेन उन्होंने $1.2 बिलियन लिया। ऐसा नहीं कि वो मुफ्त में इक्विटी दी है, परंतु वो जो $1.2 आया उस वक्त आपका एकदम से फॉरेक्स रिजर्व शोर अप हो गया। अब हुआ ये 2015-2016 की बात है। उस टाइम सैडली कुछ और इंसिडेंट्स हुए, उसमें मेनली आपका वो चर्च अटैक हो गया, तो एकदम से अनसेफ हो गया सब कुछ। चर्च अटैक होने के कारण आपका जो सर्विसेज इकोनॉमी, जो टूरिज्म पे डिपेंडेंट था, वो सडन इम्पैक्ट हुआ। उसके बाद आपने सडनली देखा कि कोविड पड़ गया, तो उसके कारण और भी इम्पैक्ट हो गया। तो इमीडिएटली आपका जो रेवेन्यू सोर्स था वो एकदम कम हो गया। अच्छा, ग्रैंड स्टैंडिंग केवल सर्विसेज इकोनॉमी बनाने में नहीं हुई, ग्रैंड स्टैंडिंग ये भी हो गई कि चलो भाई हम लोग ऐसा एग्रीकल्चर करेंगे कि वर्ल्ड में एक ही ऐसी जगह है जहां पे ऑर्गेनिक फार्मिंग होगा और कहीं पे भी नहीं होगा। हाँ, तो एकदम से फर्टिलाइजर्स बंद कर दिए। अब फर्टिलाइजर्स आपने बंद कर दिए तो एकदम टी इंडस्ट्री पे उसको उसका इम्पैक्ट हो गया। मान लीजिए आपने लोन ले लिया कोई धंधा करने के लिए, आपने लोन लिया फिर बनाया नहीं, आपने उसको एक गार्डन में इन्वेस्ट कर दिया, कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, जिससे विच इज नॉट गिविंग यू टू मच रिटर्न्स, एंड फिर जो आपका जो भी आय आमदनी थी वो भी एकदम बंद हो गई। तो कुल मिला के बैड लक, टाइमिंग, रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसी, पॉलिटिकल ग्रैंड स्टैंडिंग, ये सब कुछ मिला करके आपका ये डेट क्राइसिस का एंड द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना, ये सब मिला के यदि आप देखेंगे तो दिस इज द जेनेसिस of the debt trap that it has gone into. तो दोस्त, आपने ये जाना जो अभी हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ विक्रम के साथ
कि ये जो डेट क्राइसिस अभी हम देख रहे हैं, इट इज एन आउटकम ऑफ मेनी फैक्टर्स। आई मीन चर्च अटैक, मुझे भी विक्रम जी अभी आपने याद दिलाया, मैं चर्च अटैक के बारे में भूल गया था। यू आर एग्जैक्टली करेक्ट, वो दुनिया भर में एक टेररिस्ट अटैक के रूप में सबको दिखाया गया था। एंड ऑफ कोर्स इट पिच श्रीलंका एज अ वेरी नॉट अ वेरी सेफ प्लेस टू गो टू। दिस ऑफ कोर्स इम्पैक्टेड ट्रैवल एंड टूरिज्म। जिस तरीके से आपने जियो स्ट्रेटेजिकली श्रीलंका को प्लेस बताया कि वो कहाँ पे प्लेस्ड है, देन पॉलिटिक्स, देन इकोनॉमिक्स, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी फैक्टर्स जो कि हम आज देख पा रहे हैं। जी जी, ये कोई इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। दिस इज अ प्रोसेस एंड वेरी फेयरली हाईलाइटेड विक्रम जी। बट विक्रम जी, मेरा अगला सवाल इसमें ये होगा कि व्हाट इज देयर टू लर्न फॉर अ कंट्री? जैसे हिंदुस्तान जैसा देश है, हम ऐसे क्राइसिस से क्या सीख सकते हैं? और जब मैं बोलता हूँ हम, तो मैं दोनों तबकों की बात कर रहा हूँ। एक है सरकार और सरकारी तबका, दूसरा है ऑफ कोर्स कॉमन पीपल, क्योंकि कहीं ना कहीं एक देश की इकोनॉमी को हम अपनी पर्सनल इकोनॉमी से भी रिलेट कर पाते हैं कि हम लोन कैसे लें, लोन कैसे डिप्लॉय करें, और जो गलतियां देश अपने जीडीपी के रूप में करता है, हम वो गलतियां अपनी पर्सनल इकोनॉमी और पर्सनल करियर के रूप में ना करें। तो कहीं ना कहीं हमको ये समझाइए आप कि ये जो क्राइसिस हम देख रहे हैं और जो कि आपने बताया एक प्रोसेस है, व्हाट इज देयर टू लर्न फ्रॉम दिस प्रोसेस? हाँ, तो करेक्ट। तो एक तो आप श्रीलंका का पहले कंट्री लेवल पे ले लेते हैं, उसके बाद पर्सनल लेवल पे ले लेते हैं। ओके, हालांकि दोनों बड़े, यदि आप उसको ध्यान से देखेंगे या सोचेंगे उसके बारे में, दोनों वेरी क्लोजली लिंक्ड हैं। मान लीजिए आपने घर पे कोई बच्चा आ जाता है जो 17 साल या 18 साल का हो गया और जिद करने लगता है कि मेरे को कल से कार दिला दो, मेरे को मोटरसाइकिल दिला दो। थोड़ा आदमी सोचता है कि भाई मेरा पैसा आता कहाँ से आएगा, फिर उसका वो गाड़ी चलाएगा, मोटरसाइकिल चलाएगा, कल को उसका एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी, मतलब एक बेसिकली सोचता है। सो बेसिकली कंट्री लेवल पे भी पूरा परिप्रेक्ष्य देखा जाता है। ऐसा नहीं कि चलो मैं भी कल सिंगापुर जैसा हो जाऊंगा, मैं भी कल दुबई जैसा हो जाऊंगा। ये इमीडिएट नी जर्क रिएक्शन में प्रॉब्लम होता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कंट्री को पूरा देखना। ये लैंडमास कंट्री, इट्स नॉट अ सिटी स्टेट लाइक अ सिंगापुर और दुबई, इट्स अ लैंडमास कंट्री जहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पे आबादी है, लोग खेती बाड़ी करते हैं, इंडस्ट्री करते हैं। तो एकदम से उसको ओवरहीट करके सर्विसेज इकोनॉमी पे ले जाना इज ऑल्सो प्रॉबेबली, सो देयरफॉर इट्स अ स्ट्रैटेजी। कहाँ आप ले जाते हैं? मान लीजिए यही पैसा यदि उन्होंने ले करके इंडस्ट्री में लगा दिया होता या फिर एग्रीकल्चर में लगा दिया होता, तो फिर शायद उसका नतीजा या रिजल्ट कुछ अलग हुआ होता। अब आप जो आप घर पे करते हैं, मान लीजिए आपका बिजनेस है, मान लीजिए आप एजुकेशन बिजनेस में है, तो मान लीजिए आप इंदौर में हैं या कहीं जबलपुर में हैं या वाइजैग में हैं, और मान लीजिए आपके 2-4 स्कूल हैं या फिर ऑटोमोबाइल है। मैं 2 एग्जांपल आपको बता देता हूं जो आपके दर्शकों को शायद इसका फायदा हो जाए जी। मान लीजिए ऑटोमोबाइल डीलरशिप का धंधा है आपका, या फिर आपका मान लीजिए एजुकेशन का धंधा है जहाँ पे आपके स्कूल या कॉलेजेस हैं। अब आपको ये दोनों बिजनेसेस को देखना ये पड़ेगा कि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है। अब आप एजुकेशन इंडस्ट्री को देख लीजिए, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ वो पूरी इंडस्ट्री जा रही है। तो मान लीजिए आप बैठते हैं अपनी मीटिंग में, या अपने जनरल मैनेजर, टीचर, मैनेजर सबको बुला करके बोलते हैं कि चलो भाई अपन और एक बिल्डिंग डालते हैं, अपन और एक ये करते हैं। अब आपको 5 या 15 करोड़ फिर से और एक बिल्डिंग में डालना बेहतर है, या फिर 5 या 15 करोड़ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में डालना बेहतर है? ये जरूरी है। जब आप ये डिसाइड कर लेंगे तब आपका स्ट्रैटेजी ठीक हो जाएगा। या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, आपकी कार की डीलरशिप है, आप फिर से एक और डीलरशिप खोलेंगे या फिर वेट करेंगे? इलेक्ट्रिक कार के लिए ये डीलरशिप का कोई मतलब ही नहीं है। बॉटम लाइन आपकी बातचीत से ये है विक्रम जी, that we need to be fiscally prudent, financially prudent on where we are deploying and what we are deploying. Before that we need to be strategically clear of where we want to go. हम कौन से दिशा में जाना चाहते हैं, फिर फिजिकली प्रूडेंट हो जाते हैं। तो पहले एक हायरार्की होती है, पहले आपकी स्ट्रेटेजिक दिशा तय हो जाए, फिर आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजी तय हो जाए, फिर आपकी फिजिकल स्ट्रेटेजी तय हो जाए, फिर उस हिसाब से फिर आप चलते चलें। और ऐसा बहुत कम होता है दोस्त कि कोई बड़ा आर्थिक डेवलपमेंट हो, ऑफ कोर्स हमने आज तक ये जाना है कि वो आपको अफेक्ट कैसे करता है, पर आज का एक पॉडकास्ट हमने आज ऐसा समझा है कि इससे हम क्या पर्सनली सीख सकते हैं, क्योंकि डेट मैनेजमेंट सिर्फ एक देश तक कन्फाइंड नहीं है, एक इंडिविजुअल तक भी कन्फाइंड है। तो अगली बार अगर आपके पास लोन की एप्लीकेशन हो, आप लोन अप्लाई कर रहे हो, या फिर आपके पास क्रेडिट कार्ड हो, तो उसको कैसे डिप्लॉय करना है, कहीं ना कहीं आप श्रीलंकन क्राइसिस से भी सीख सकते हैं। ये एक हमारी छोटी सी पहल है। विक्रम जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस पॉडकास्ट पे ज्वाइन करने के लिए। क्लोजिंग रिमार्क्स आपकी तरफ से कुछ अगर हमारे श्रोताओं के लिए हैं, एक कंसाइज क्लोजिंग रिमार्क्स।
कंसाइज रिमार्क यही है कि जो भी आप करें वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखते जाएं, क्योंकि हर चीज़ का, स्पेशली यदि आप व्यवसाय में हैं, तो जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उस पर ध्यान रखिए। आपने बहुत सही पॉडकास्ट बोला, कोई भी छोटी मोटी चीज़ होती है उसमें सीखने के लिए बहुत होता है अपने लेवल पे। अब ऐसा नहीं कि कल आप $50 बिलियन की इकोनॉमी, आप घर में भी 4 करोड़ 5 करोड़ का बिजनेस चला सकते हैं, तो काफ़ी उसमें आप सीख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सीखना चाहिए। मेरी शुभकामनाएं आपको भी, आपके श्रोताओं को भी। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम साहब। इकोनॉमी चलती रहे, हम भी चलते रहें और सीखते रहें, यही दुनिया का खेल है। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो दोस्त, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, रेट ज़रूर करें। हमको बताएं कि आपको किस डायरेक्शन में, जैसा कि विक्रम जी ने बताया, डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आगे आने वाले समय में कौन सा डायरेक्शन इकोनॉमी का आप समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। अगले पॉडकास्ट में हम फिर मिलेंगे इकोनॉमी के एक नए आयाम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, मेरी और विक्रम जी की तरफ से शब बखैर। थैंक यू। There's a quick survey to fill out on ivmpodcast.com/survey. It lets us know a little bit more about who's listening to us. And you know what? We're going to do a few prizes. So, we'll do a random drawing of maybe 10 people and we'll send you all some swag. Remember, that's ivmpodcast.com/survey where you can fill out the survey. Hello, it's been another great week on the IVM Podcasts Network. On the Filter Coffee podcast, India Film Project founder Ritam Bhatnagar shares his thoughts on the creator movement with Karthik. On the Wire Talks, Siddharth and Professor Sasanka Pereira talk about the current crisis in Sri Lanka. On Smarter with Sid, Siddharth explores the two different approaches to management, top-down and bottom-up. On Say No to Drama, Chetna explains how spirituality is not devoid of logic. And on Marathi Khidkitun, the Deshmukhs admire the works of multifaceted Marathi author Gopal Neelkant Dandekar. We've got some exciting news for you. IVM Podcasts has just launched its merch and our first line is out now. Head to the IVM Podcasts website and click on the shop tab to check out our first collection of t-shirts. Do follow us on social media. We are IVM Podcasts on Twitter, Facebook, Instagram and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Also, don't forget to rate us on any platform you're listening on. And you can also check us out on YouTube. We're also doing a small listener survey to better understand how you respond to our shows and advertising on the network. We would really appreciate it if you could spare a few minutes to fill it out. It helps us build better shows for you. And finally, we would like to thank our sponsors this week: SBI Life Insurance, Jupiter, a digital banking app, Capgemini, get the future you want, Intel V Pro, built for business, and Intel, future banao wonderful with Intel powered laptops.